हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की। तो मैं उसी की जुबानी सुनाऊंगी आज की ये स्टोरी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। सीलन भरी दीवारें, चारों तरफ फैले मकड़ी के जाले, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे कमरे में सन्नाटा कमरे को और ज़्यादा डरावना बना रहा था और इस खौफनाक सन्नाटे में अपने कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी मुझे। मैं उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ता जा रहा था। एकाएक एक चमगादड़ों का झुंड मेरे पास से गुजरा। मैं घबरा गया। मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी और मेरे शरीर में कँपकँपी दौड़ गई। मैं कुछ देर बाद वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ साहस करके आगे बढ़ा। मैंने वहाँ जो देखा उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि सोना कमरे के कोने में सहमी डरी सी बैठी है। उसके काले घने बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कपड़ों की हालत ऐसी मानो कि किसी ने नाखूनों से नोच नोच कर सारे कपड़े फाड़ लिए हों और बेचारी उस कपड़े के चित्रों के लपेटे हुए हैं। और उसकी लाल लाल आँखें और आँखों के चारों ओर काले काले धब्बे इस बात को बयान कर रहे थे कि वो कई रातों से सोई नहीं है। वह छत की तरफ मुँह करके उदास खोई हुई सी बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, सोना सोना। वो आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मुझे देखकर पहले तो वो पीछे हटी जैसे मैं अनजान हूँ। फिर मेरे गले आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचा लो आदित्य, मुझे बचा लो। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। सोना ने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा तुम्हें सोना? मुझे बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोना ने घबरा कर कहा, वो आ गया है, वो मुझे ले जाएगा, वो तुम्हारे पीछे है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा, वो आ रहा है। मैंने पीछे देखा, मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोना को संभालते हुए कहा, पीछे कोई नहीं है। वे अभी भी बार बार यही कहे जा रही थी कि वो आ रहा है और वो आ रहा है। इतना कहते कहते सोना बेहोश हो गई। ये देखकर घबरा गया। वहाँ से उठकर चलने लगा। चलते हुए और पहले दिनों की कौन सोचते हुए मैंने 2 साल पहले लगभग मार्च के महीने में मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी हो करके के बाद जीए परीक्षा दी और काउंसलिंग में मुझे आईआईटी कानपुर मिला। यही मुलाकात सोना से हुई और हम दोनों ने एक साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। अब ज़्यादातर समय मैं और सोना साथ साथ बिताने लगे, साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खाना पीना, जहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टियों में साथ साथ घूमना आती। अब मेरे और सोना के बीच प्यार होने लगा और हमारे प्यार की बातें सारे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज की छुट्टियों के दिन निकट आ गए थे। सभी बच्चे अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं भी छुट्टियां बिताने के लिए गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। रात 10 बजे की मेरी ट्रेन थी और एक एक चीज़ को संभाल कर रख रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मैंने कहा, कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं सोना। मैंने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। वो मेरे पास आई और पलंग पर बैठ गई। मैंने कहा, इस बार की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने का इरादा है? सोना ने बोला, कहीं नहीं, सोचती हूँ इस बार घर पर ही रह जाऊँ। मैंने कहा, क्यों, घर में बैठे बैठे बोर होना है क्या? सोना ने कहा, नहीं, इस बार पापा ने लड़का देखने का फ़ैसला किया है।
मैंने कहा। परंतु सोना, तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया, सोना ने रोते हुए कहा। वो तुझसे मेरी शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा, क्यों? सोना, पता नहीं। मैं फिर कुछ ना बोल सका। सोना, फिर छुट्टियों के बाद मिलूँगी। मैं बोला, अब मिलने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से चला गया। सोना वहीं बैठी रही। शाम को मैं गांव में आ गया। शायद सोना भी अपने घर पहुँच गई होगी। औरों की छुट्टियाँ ना जाने कैसी बीती हों, परंतु मैं उन दिनों बेहद उदास रहा। काम में मन नहीं लगता था। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद मैं फिर कॉलेज लौट आया। वहाँ मुझे सब मिले, परंतु सोना नहीं मिली। मैंने सोचा शादी के चक्कर में कॉलेज आने में देर हो गई होगी। कुछ दिन मुझे सोना दिखाई नहीं दी। तब मैंने सोना की सहेली, जो उसके गांव से ही आई थी, बुलाया। मैंने उससे कहा, स्नेहा, तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आती, कहाँ है? वह मेरे सवाल को सुनकर स्नेहा दुखी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? स्नेहा ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सोना जब से कॉलेज से गई है बीमार रहने लगी, खाना पीना भूल गई और अब वह किसी से बात भी नहीं करती। अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी इतनी बुरी तरह चिल्लाती है कि इंसानों की रूह कब कांप जाए। कभी कभी अपने आप से बातें करने लगती है और कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी हंसने लगती है और कहती है कि वो मुझे मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कभी अपने आप ही हवा में उल्टी लटक जाती है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, क्या ये सच है? स्नेहा, हाँ। मैंने कहा, स्नेहा, क्या तुम उसके घर का पता बता सकती हो? स्नेहा, उससे मुझे सोना के घर का पता दिया। मैं शाम की ट्रेन से सोना के घर पहुंचा। वहाँ मुझे सोना के मम्मी पापा मिले। मुझे देखते ही सोना के पिता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल, सोना अब कैसी है? अंकल, बेटा, अभी भी सोना की हालत पहले जैसी ही है। मैंने कहा, अंकल, मुझे स्नेहा के द्वारा सोना के बारे में पता चला। वैसे सोना को हुआ क्या था? अंकल, पता नहीं बेटा, जब से कॉलेज से आई है तभी से ही ऐसी हालत है। मैं सोना को देख कर आता हूँ, मैंने कहा, और मैंने इतना कहने के बाद सोना के कमरे की तरफ चल दिया और मैं अपने अतीत को छोड़कर वापस में आ गया। मैंने सोना की हालत से बहुत दुखी था। मैंने जाकर सोना के पिता से पूछा, अंकल, इसे खंडर जैसे कमरे में क्यों रखा है, जहाँ आसपास कोई घर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंकल ने बोला, बेटा, सोना की हालत रात को बहुत ख़राब हो जाती है। वो रात को अजीब तरह से आवाज़ से चिल्लाती है और इसी कारण इस गांव से दूर रखा है। मैंने बोला, अंकल, मेरा विचार है कि सोना पर कोई शायद भूत प्रेत है। अंकल, बेटा, हो सकता है, क्योंकि सोना उस रात बहुत देर में घर आ लौटी थी। मैंने कहा, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कोई तरकीब निकाल लूँगा। सोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कह के मैं वहाँ से चला गया। सोना के पापा ने मुझे अपने घर के ऊपर वाले कमरे में रहने दिया। मैं अपने कमरे में बैठा था। मैं सोच रहा था कि मैंने सोना के पापा को दिलासा तो दे दिया कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि सोना जल्दी से ठीक हो जाए। इसी बात को सोचते सोचते मैं खिड़की के पास गया और गांव का नज़ारा देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। तारे आकाश में निकले हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये सब देख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र दूर के एक शमशान घाट में पड़ी। वहाँ एक हवन कुंड में आग लग रही थी। पास ही तांत्रिक मंत्र का सामान रखा था और एक तांत्रिक बार बार हवन कुंड में आहुति देता और कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर लगा रहा था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, ये तांत्रिक तो काली शक्तियों को जानता है
और मुझे इन्हीं से जाकर सोना के बारे में बात करनी चाहिए। ये सोचकर मैं तांत्रिक के पास जाने लगा। कुछ देर बाद मैं वहाँ पहुँच गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली नमः काली, जय चामुंडाय विच्छे, जय चामुंडाय विच्छे, ओम काली नमः। मैं घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठ गया और तांत्रिक से बोला, बाबा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपा करके आप मेरा उसका समाधान करें। तांत्रिक, कह बच्चा, क्या समस्या है तेरी? मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक, बेटा, उस बच्ची पर काले जादू का साया है। काले जादू के सहारे किसी ने अपने घर के काले साये को उस बच्ची पर डाल दिया है। जब सोना घर आ रही थी तब उसने चौराहे पर हुए टोटके पर अपना पैर रख दिया और तब से ही पिशाच सोना के पीछे पड़ गया। मैंने कहा, बाबा, इसका कोई उपाय? तांत्रिक ने बोला, हाँ बेटा, इसका एक उपाय है, परंतु वह उपाय बहुत कठिन है। उसमें एक सदस्य की जान जाएगी। पिशाच बहुत ताकतवर है, वो एक आदमी को लेकर ही जाएगा। मैं केवल बच्ची को बचा सकता हूँ। घर के एक सदस्य को अपनी जान देनी होगी और वह जान किसी की भी होगी। पिशाच ही जानता है। तांत्रिक इस बात को सुनकर पहले तो घबरा गया, फिर राजी हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक तावीज़ और थोड़ी राख दी और कहा, बेटा, ये तावीज़ लड़की के हाथ में बांध देना और जब तक ये तावीज़ उसके हाथ में है पिशाच उसे कुछ नहीं कर सकता, और इस राख के उस कमरे में फैला देना। मैंने वैसा ही किया। मैंने तावीज़ को सोना के हाथ में बांध दिया और राख को उसके कमरे में छिड़क दिया, परंतु पिशाच बहुत ताकतवर था। अगली सुबह सोना के घर के लिए बहुत शोकदायक बात हुई। सोना के पिता की मृत्यु हो गई। वो पिशाच उन्हें ले गया। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सोनम की जान बच गई और मैं सोना को लेकर कॉलेज आ गया, परंतु सोना अब पहले जैसी ना थी। वह गुमसुम बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि वो अपने पिता के दुख के कारण ऐसा करती है, परंतु एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि सोने का शरीर हवा में लटकता हुआ था और पिशाच कह रहा था, मैं वापस आ गया, अब तुम्हारी बारी।